द टॉपिक इज़ रियल एंड रिएक्टिव पावर बैलेंस एट हमें। ठीक है, इस टॉपिक में हम रियल एंड रिएक्टिव पावर को नोड आई जो आपको इस डायग्राम में दिख रही है वहाँ पे बैलेंस करेंगे और वहाँ से फाइंड आउट करेंगे कि इस बस पे वोल्टेज या इस बस पे करंट की इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, सो यहाँ पे आपको दिख रहा है वी आई। फाइनली हम एक ऐसी इक्वेशन डिराइव करेंगे जो कि वी आई की वैल्यू निकालने में हमें मदद कर सकती है। ठीक है, तो इसको बस लोडिंग इक्वेशन भी कहते हैं इन जनरल। तो यहाँ पे आपको कंसीडर करना है एक ith बस ऑफ अ पावर सिस्टम। तो पावर सिस्टम है यहाँ पे nth बस पावर सिस्टम, जिसमें कि n बसेस हैं 1 2 3 4 5, है ना। यहाँ पे देयर में भी फोर्थ बस लाइक दिस, है ना, V4, और ऐसी अप टू nth बस। यहाँ पे n बसेस होंगी इस पावर सिस्टम में। तो ये जो सारी ट्रांसमिशन लाइंस है, ये बस है या नोड है। इस नोड से इस नोड को कनेक्ट करने वाली लाइन ये वाली लाइन I1 जिसकी एडमिटेंस है YI1। ठीक है, वैसे ही I बस से सेकंड बस को कनेक्ट करने वाली लाइन उसकी एडमिटेंस है YI2। I बस से थर्ड बस को कनेक्ट करने वाली लाइन उसकी एडमिटेंस है YI3। इसी तरीके से nth जो बस है हमारी YIN, उसकी एडमिटेंस यहाँ पे है लाइन एडमिटेंस। जो भी बस होती है हमारे पास, ith बस की बात कर रहे हैं हम, तो इस बस पे वो चार्जिंग एडमिटेंस होगी, बस चार्जिंग एडमिटेंस। तो टोटल चार्जिंग एडमिटेंस एट ith बस यहाँ पे डिफाइन की गई है YI0 के रूप में। ठीक है, नाउ जो भी करंट इंजेक्ट होगा एट बस I, ये बस हमारी I बस ये वाली है, इस बस पे जो भी करंट I इंजेक्ट हो रहा है कैपिटल II। ठीक है, ये कैपिटल II जो भी करंट यहाँ पे इंजेक्ट हो रहा है उसके लिए हमने सिंपल KCL लगाकर इक्वेशन लिख दी। ठीक है, तो अगर इस बस पे मुझे KCL लगाना है, ठीक है, तो जो इनपुट करंट है वो आउटगोइंग करंट्स के बराबर होगा। ठीक है, तो एज़ पर द KCL हम एक रेफरेंस मानते हैं। ठीक है, और जो बाकी करंट्स होते हैं नोड से वो आउटगोइंग मानते हैं। ठीक है, तो हमने आउटगोइंग करंट यहाँ पे मान ली है। ठीक है, तो पहली लाइन जो कि है I1, इस लाइन में अगर जो करंट फ्लो करेगा वो किसके बराबर होगा, VI डिवाइडेड बाय इट्स इम्पिडेंस। ठीक है, तो वो ऐसा हो सकता है कि VI माइनस V1, वोल्टेज डिफरेंस VI माइनस V1 डिवाइडेड बाय आपका ZI1। ठीक है, और 1 बाय ZI1 इज इक्वल टू YI1। ठीक है, तो इसीलिए हमने जो पहला कंपोनेंट है इस इक्वेशन में वो ऐसा लिखा है कि VI माइनस V1 डिवाइडेड बाय ZI1 जो हो जाएगा YI1। ठीक है, तो ये पहला कंपोनेंट आपको इस तरीके से यहाँ पे देखने के लिए मिला है। ठीक है, अगर हम बात करें सेल्फ एडमिटेंस की या बस एडमिटेंस की, तो वो हो जाएगा, क्योंकि इस बस पे जो वोल्टेज है वो VI है, तो VI माइनस 0, ग्राउंड वोल्टेज VI माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाय YI0। ठीक है, और इसी तरीके से हम बाकियों के लिए भी इक्वेशन लिख लेंगे। तो लास्ट वाले के लिए क्या हो जाएगा, VI माइनस VN मल्टीप्लाइड बाय YIN। ओके, तो इस तरीके से आपने ये इक्वेशन लिख ली। देन हमने इसको क्या किया है, जस्ट रीअरेंज किया। तो आफ्टर रीअरेंजिंग जो II के लिए हमारे पास इक्वेशन आई वो आ गई YI0। हमने क्या किया है, जो VI वाले कंपोनेंट्स हैं उनको एक तरफ ले लिया। तो VI के साथ YI0 है, VI के साथ I1 है, VI के साथ I2 है, VI के साथ IN है, इसको हमने एक तरफ ले लिया। ठीक है, ये VI के साथ है। देन हमने शुरू किया कि माइनस YI1 V1 ऐसे आ जाएगा, माइनस YI2 V2 ऐसे आ जाएगा, और अप टू YIN VN वो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने डिफाइन किया इसको बस एडमिटेंस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के रूप में। ठीक है, तो ये जो हमारी इक्वेशन थी, हमें पता है कि ये जो कंपोनेंट यहाँ पे जोड़ करके लिखा हुआ है ये तो कैपिटल Y11 या कैपिटल YII के बराबर है ना। तो ये हो गया आपका कैपिटल YII के बराबर।
इसी तरीके से ये हो गए आपके डायगोनल एलिमेंट्स। तो जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो इस तरीके से आपको निकल जाएंगे, और जो आपके पास ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो इस तरीके से निकल जाएंगे। फिर मैंने क्या किया, इन वैल्यूज़ को, अपनी पुरानी इक्वेशन को देखा, पुरानी इक्वेशन को मैं अब चेंज कर सकता हूँ और मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो मैंने उसको मॉडिफाई कर लिया लाइक दिस, आई आई इज इक्वल टू वाई आई आई वी आई प्लस वाई आई वन वी वन। ठीक है, अब ये कैपिटल हो गए हैं सारे, ये बस एडमिटेंस के कंपोनेंट्स हो गए हैं। ठीक है, इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट कंपोनेंट वाई आई आई वी आई एज इट इज़ यहाँ पर आ गया, और ये जो सम है इस सम को हमने कुछ इस तरीके से लिख लिया जिसमें k इज़ नॉट इक्वल टू आई के बराबर होगा। ठीक है, आफ्टर दैट आती है मेन इक्वेशन, और वो जो मेन इक्वेशन है वो है वोल्टेज के लिए जो हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमने अभी इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे डिटरमाइन करी, जो ये बता रही है कि ये इक्वेशन किसके लिए है, करंट के लिए है। ठीक है, तो करंट हमें निकालना होगा तो हमें इस इक्वेशन का यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, वोल्टेज पता होनी चाहिए एट ith बस एंड अदर बसेस। ठीक है, ये आप समझ गए कि हमने आई का इस्तेमाल पहले ही क्यों नहीं किया, बिकॉज हमें वोल्टेज की इंफॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, किसी भी बस पे, तो सबसे पहले हम वोल्टेज निकालेंगे सारी बसेस पे। तो जब हम वोल्टेज निकाल लेंगे सारी बसेस पे यूजिंग दिस फार्मूला, ठीक है, तो इस फार्मूला का यूज़ करके हमें वोल्टेज निकालनी है सारी बस पे। ये फार्मूला कैसे आया, ये जो ith बस है, इस बस पे जो रियल पावर और रिएक्टिव पावर वो यहाँ से इंजेक्ट हो रही होगी, उसको हम बोलते हैं एस आई इज इक्वल टू पी आई जे क्यू आई। ठीक है, तो पी आई प्लस जे क्यू आई, एस आई ये कॉम्प्लेक्स पावर, रियल प्लस रिएक्टिव पावर इंजेक्ट हो रही है यहाँ पे। तो हमने उसको वैसे लिख दिया कि एस आई, जिसका दूसरा फार्मूला वी आई 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 स्टार होता है। ठीक है, सो एस आई इज इक्वल टू वी आई मल्टीप्लाइड बाय आई आई स्टार। तो हमने देखा कि पी आई प्लस जे क्यू आई इज इक्वल टू दिस पार्ट। तो हमने दोनों तरफ कंजुगेट कर लिया, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो दोनों तरफ कॉन्जुगेट करने के बाद हम मुझे, हेलो, हाँ आवाज़ आ रही है, हेलो, ओके ओके। तो यहाँ पे हमने दोनों तरफ कॉन्जुगेट कर लिया है। ठीक है, दोनों तरफ कॉन्जुगेट करने के बाद वी आई कॉन्जुगेट हो जाएगा और आई आई का कॉन्जुगेट हट जाएगा, और इस तरफ अगर कॉन्जुगेट करूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, जो प्लस साइन होता है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट मैंने क्या किया, ये वी आई स्टार को यहाँ से उठाया और इसको इधर शिफ्ट कर दिया, तो पी आई माइनस जे क्यू आई डिवाइडेड बाई वी आई स्टार इस तरीके से इस तरफ आ जाएगा, और इधर बच जाएगा आई आई। मैंने ऐसा क्यों किया है, बिकॉज आई आई की इक्वेशन मैं जानता हूँ, नोट टू मी। ठीक है, आई आई की इक्वेशन मेरे को पता है, तो मैंने उसी इक्वेशन को यूज़ करना है फ्रॉम, ये कहाँ से आई मेरे पास, फ्रॉम 1। तो जो मेरी पहली इक्वेशन है आई आई के लिए, उसको मैंने कहाँ डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, तो फ्रॉम 1 ये आई आई है, और ये आपका ऊपर से आ रहा है। ठीक है, डिराइव होते हुए आपने क्या करना है, जो इसका सेकंड पार्ट है सम वाला, उसको इस तरफ ले जा लेना है। ठीक है, तो हम इसको इस तरफ ले आए। इसको इस तरफ लाने के बाद मुझे वोल्टेज निकालनी थी, जिसमें बस एडमिटेंस की कंपोनेंट्स तो मुझे ऑलरेडी पता है ना, ऑलरेडी डिटरमाइंड बस एडमिटेंस कंपोनेंट्स वाई आई आई, कैपिटल वाई आई, ये हमें ऑलरेडी पता है इसको, इसलिए मैंने यहाँ से उठा करके इधर डिवाइड कर दिया होल से। तो ये जो इक्वेशन है आपकी वो कुछ इस तरीके से फाइनल इक्वेशन मेरे पास आ गई, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये हो गई हमारी वोल्टेज की इक्वेशन। तो यहाँ पे जो भी वोल्टेज, जिस भी बस पे आपको वोल्टेज, मान लो कि 3 बस का सिस्टम है, तो तीनों बस पे वोल्टेज निकालने के लिए हमें पहले V1 देन V2 देन V3, तीनों के लिए हमें इस इक्वेशन को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, बट ये जो इक्वेशन है इट इज़ नॉट अ मतलब रेगुलर इक्वेशन। ठीक है, और हम कह सकते हैं इट्स नॉट अ सिंपल इक्वेशन, इट इज़ अ नॉन लीनियर इक्वेशन, एल्जेब्रिक नॉन लीनियर इक्वेशन। तो जिसको सॉल्व करने के लिए वी हैव 2 टाइप ऑफ मेथड्स, नंबर 1 इज गॉस सीडल मेथड एंड नंबर 2 इज न्यूटन रॉप्सन मेथड। ठीक है, ये कैसे मेथड्स है, इटरेटिव मेथड्स है, यानी कि आपका रिजल्ट जो है एक बारी में करेक्ट नहीं आएगा,
जब आप मान लो कि आप V1 के लिए कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपका फर्स्ट टाइम में रिज़ल्ट करेक्ट नहीं आएगा, आपको ऐसे कई इटरेशन करने पड़ेंगे तब जा कर के हमारा रिज़ल्ट करेक्ट आएगा। ठीक है, तो अप टू 3 to 4 और 5 इटरेशंस तक हमारा रिज़ल्ट बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे आ जाएगा फॉर अ स्मॉल बस सिस्टम। लेकिन अगर पावर सिस्टम का साइज़ बड़ा है तो वी हैव टू गो अप टू 50 इटरेशंस। ठीक है, तो इट कैन बी डन यूजिंग कंप्यूटर्स ओनली। ठीक है, तो पावर फ्लो कंप्यूटर्स पे सॉल्व किया जाता है वैसे तो बड़े पावर सिस्टम्स के लिए, बट इन योर सिलेबस यू हैव टू स्टडी अबाउट स्मॉल पावर सिस्टम्स लाइक 3 बस 4 बस सिस्टम, और बिहाइंड मैथमेटिक्स क्या है उसमें वो आपको सीखनी है। तो यहाँ पे दो जो मेथड्स हैं उसमें नंबर 1 इज़ गॉस सीडल मैथड। गॉस सीडल मैथड जो है उसमें टाइम हर एक इटरेशन को करने के लिए कम लगता है, जैसे ये लास्ट पॉइंट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर एक इटरेशन को करने में, यानी कि अगर आपको V1 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो एक बार आपको सॉल्व करने में कम टाइम लगेगा। वैसे ही न्यूटन रैप्सन जो मेथड है उसको सॉल्व करने में हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, गॉस सीडल मेथड अप टू दिस पॉइंट इज़ गुड, लेकिन अगर आप ओवरऑल रिजल्ट की बात करेंगे तो उसमें हमें ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी कि पूरा का पूरा हमें सॉल्व करने में, पूरा का पूरा प्रोसेस करने में उसको कंप्लीट ज़्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज ज़्यादा इटरेशन हमें करने पड़ते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारा रिज़ल्ट जल्दी कन्वर्ज नहीं होता। यानी कि अगर हमें V1 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, फॉर से एग्जाम्पल, ठीक है, V1 जैसा आया हमारा 0.998 माइनस और से प्लस 0.007 कुछ इस तरीके से। ठीक है, बट ये जो वैल्यू है, ये जो एग्जैक्ट वैल्यू है, ये आपको नहीं मिलेगी फर्स्ट इटरेशन के बाद। ठीक है, तो इसलिए आपको इटरेशंस बढ़ाने पड़ेंगे, और हर एक इटरेशन को करने में कम टाइम लगता है लेकिन इटरेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए ओवरऑल टाइम बढ़ जाएगा, और जो कन्वर्जेंस रेट है वो कम है, यानी कि आपका जो फाइनल सॉल्यूशन है वो आपको जल्दी यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो और इस मेथड का एक और ड्रॉबैक ये है कि जब पावर सिस्टम का साइज़ बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो ये इटरेशन, ज़्यादा इटरेशंस हमें ज़रूरत पड़ती है टू रीच द कंक्लूडिंग सॉल्यूशन। वहीं न्यूटन रैप्सन की बात करें तो हर एक इटरेशन को करने में ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन जो ओवरऑल टाइम है पूरे पावर सिस्टम को सॉल्व करने का वो यहाँ पे कम लगता है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो कन्वर्जेंस रेट यहाँ पे हाई है, यानी कि जो हम एक बार में सॉल्यूशन निकालेंगे, एक बार इटरेशन करके वो करेक्ट जाएगा। ठीक है, और उसके बाद दूसरे या तीसरे इटरेशन में हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ ही जाना है। ठीक है, तो फास्टर कन्वर्जेंस रेट है, और साथ ही साथ सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पावर सिस्टम का साइज़ कितना भी बड़ा हो जाए, ठीक है, इटरेशंस पे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कंप्यूटेशन टाइम जो है उसका इटरेशंस से फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सॉरी इस डायमेंशन, कंप्यूटेशन टाइम जो भी इसमें लगेगा वो यहाँ पे इंडिपेंडेंट होगा डायमेंशन, यानी कि पावर सिस्टम में 100 बस आ गई, या पावर सिस्टम और 200 बसेस का हो गया या 300 बसेस का हो गया, तो उसको सॉल्व करने में जो टाइम लगेगा इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन, है ना। बट उसकी जो एक इटरेशन होगी न्यूटन रैप्सन की वो थोड़ी सी बड़ी होगी। ठीक है, तो ये फाइनली आज हमने इसको कवर कर लिया है गॉस सीडल एंड न्यूटन रैप्सन के डिफरेंस को, और हमने देख लिया कि व्हाट विल बी द फाइनल इक्वेशन। तो दिस इज़ योर फाइनल इक्वेशन जिसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी शुरुआत में इस इक्वेशन को आप याद करने की कोशिश करना है या फिर इसको डिराइव करने की कोशिश करना। ठीक है, क्योंकि ये इक्वेशन हम आगे यूज़ करने वाले हैं इन आवर प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो जो भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें हम इसी इक्वेशन को यूज़ करेंगे। सो इक्वेशन नंबर 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और द नेक्स्ट टॉपिक विल बी गॉस सीडल मैथड। ठीक है, किसी का कोई डाउट? एनी डाउट? भगवती, सुरभि? ओके, अमित? ठीक, तो आप लोग पढ़ते रहो घर पे एंड स्टे फिट, है ना, और वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराओ फटाफट। यहाँ पे बांसवाड़ा में वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कौन सी